नमस्कार छात्रों। कल हमने अपने इस विषय में यानी कि श्रवण विज्ञान के विषय में हियरिंग एड के बारे में चर्चा की और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण यंत्र की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं रखरखाव के बारे में चर्चा करेंगे। हियरिंग एड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। श्रवण यंत्र की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं रखरखाव की वजह क्या हो सकती हैं? अगर श्रवण यंत्र बंद हो जाता है तो हो सकता है वायर ख़राब हो, रिसीवर ख़राब हो, बैटरी की शक्ति कम हो गई हो, बैटरी कांटेक्ट ख़राब हो, कॉन्फ्रेंस का बटन खुला हो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ट्रैक खुला रह गया हो, माइक्रोफोन ख़राब हो, कार्ड पिन के सॉकेट के स्प्रिंग को जंग लग गया हो या टूट गया हो, बटन ख़राब हो या ईयर मोल्ड में मैल जम गया हो। और अगर श्रवण यंत्र से किसी रुक के या आंतरिक आवाज़ आ रही हो तो क्या वजह हो सकती हैं? वायर ख़राब हो, बटन ख़राब हो, कार्ड पिन सॉकेट के पिन में तनाव की कमी से संपर्क कम हो। इसके अलावा यदि श्रवण यंत्र से अच्छी ध्वनि, सही ध्वनि नहीं आ रही है तो हो सकता है कि उसका रिसीवर ख़राब हो, बटन ख़राब हो, कार्ड पिन सॉकेट के स्प्रिंग में जंग लग गया हो, माइक्रोफोन ख़राब हो। यदि श्रवण यंत्र से सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो तो श्रवण यंत्र का माइक्रोफोन रिसीवर के बिल्कुल पास हो सकता है। ऐसा बॉडी लेवल हियरिंग एड की दशा में होता है। आवाज़ कंट्रोल हाई हो, ईयर मोल्ड कान में ठीक से ना बैठा हो। श्रवण यंत्र की मरम्मत की शुरुआत कैसे की जाए? यदि श्रवण यंत्र से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो निम्नलिखित जांच परीक्षा मल्टीमीटर की सहायता से करना चाहिए। वायर जांच के लिए पहली प्रतिरोधक विधि मल्टीमीटर रख के दूसरी मोटी पिन के बीच तथा पतली बारीक पिन के बीच की निरंतरता की जांच कीजिए। यदि मीटर नीडल पिन स्थापित ना होती हो तो ये माना जाएगा कि वायर ख़राब है। रिसीवर की जांच कीजिए। मल्टीमीटर को प्रतिरोधक विधि में रखकर रिसीवर को अच्छी वायर से जोड़िए। वायर का दूसरा नोक मल्टीमीटर के प्रोब पॉइंट से जोड़िए। इसके बाद क्लिक की ध्वनि सुनाई दे तो मान लीजिए कि रिसीवर ठीक से कार्य कर रहा है, और अगर कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे तो ये समझ लीजिए कि रिसीवर काम नहीं कर रहा है, उसे बदलना होगा। पेंसिल बैटरी का दबाव देते हैं तो मीटर रेंज पर रखिए 10 वोल्ट डीसी। मल्टीमीटर का लाल प्रोब बैटरी के धनात्मक साइड में तथा काला प्रोब ऋणात्मक साइड में जोड़ना चाहिए। उसके द्वारा कम से कम 1 वोल्ट का दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। यदि दबाव इससे कम हो तो बैटरी बदल देनी चाहिए। श्रवण यंत्र की बैटरी का संपर्क बिंदु जांच ले। यदि इसमें कोई जंग लगी हो तो उसे साफ कीजिए। यदि टूट गया हो तो उसे बदल दीजिए। यदि उपयुक्त सभी बातों की जांच करने पर सही पाई जाएं और फिर भी श्रवण यंत्र काम ना कर रहा हो तो कृपया श्रवण यंत्र सावधानीपूर्वक खोलें और निम्न बातों की जाँच कीजिए। कोई वायर तो नहीं खुला है, माइक्रोफोन का रेजिस्टेंस देख लें, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर रखते हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ पिन सॉकेट स्प्रिंग की काल निरंतरता मल्टीमीटर का उपयोग करते हुए जांच लें। यदि वो खुला हो तो फिर से जोड़ दें। इस प्रकार से हम अपने श्रवण यंत्र का रखरखाव कर सकते हैं। अगर हमारा हियरिंग एड गिर जाए किसी कारण से तो उसमें सबसे पहले माइक चेक करना चाहिए। यदि श्रवण यंत्र जमीन पर गिर जाता है तो माइक्रोफोन को नुकसान हो सकता है। इसके फलस्वरूप श्रवण यंत्र से कुछ ध्वनि आवाज़ सुनाई नहीं देगी। एम्पलीफायर सॉकेट। यदि श्रवण यंत्र की कड़ी या पथरीली ज़मीन पर गिर जाता है तो एम्पलीफायर सर्किट का हिस्सा टूट सकता है, जिसकी वजह से श्रवण यंत्र से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। रिसीवर, इसके टूटने पर श्रवण यंत्र से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी।
श्रवण यंत्र में पानी भर जाने से माइक्रोफोन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। रिसीवर के डायफ्राम को पानी पर लगने पर उसे जंग पकड़ सकता है। माइक्रोफोन के डायफ्राम पर धूल या फेस पाउडर जमे रहने की वजह से डायफ्राम खराब होता है, जिसके फलस्वरूप ध्वनि विकृत उत्पन्न होती है। श्रवण यंत्र का अत्यधिक उपयोग करने से ट्रांजिस्टर लीकेज हो सकता है, जिसकी वजह से श्रवण यंत्र से विकृत ध्वनि सुनाई देगी। वायर का गुत्था बनने पर वायर टूट जाती है। वायर की कुतरे जाने पर भी वायर खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने श्रवण यंत्र का रखरखाव कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, कक्षा कक्ष श्रवण विस्तारक प्रणाली। व्यक्तिगत श्रवण यंत्र श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए विस्तारण का प्राथमिक साधन है। इसका उपयोग श्रवण बाधित व्यक्ति मौखिक संप्रेषण कौशल को अर्जन करने के लिए करता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे व्यक्तिगत एनालॉग पद्धति की आवृत्ति सीमा होती है तथा ये शोरगुल वाले वातावरण में प्रभावित हो जाती है। यही समस्या क्लासरूम उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत श्रवण यंत्र का उपयोग करने के लिए बाध्य करती है। कक्षा श्रवण विस्तारी प्रणाली वह उपकरण है जिसका उपयोग एक समय में एक साथ कई बच्चे कर सकते हैं और मुख्य रूप से इस शैक्षणिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत श्रवण यंत्र की तुलना में आवृत्ति की सीमा काफ़ी विस्तृत होती है और साथ ही इसका गेन भी व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कंपैरिजन करें इंडिविजुअल हीयरिंग एड से ग्रुप हीयरिंग एड का, तो ग्रुप हीयरिंग एड में की आवृत्ति सीमा बहुत अधिक होती है, यानी उच्च ध्वनि अधिक उत्पन्न करता है और इसका उपयोग एक साथ कई बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम में। यंत्र का शैक्षिक परिदृश्य में किसी भी विस्तारण की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। यंत्र का इलेक्ट्रो अकॉस्टिक सर्विसिबिलिटी और फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगरेशन एक्मोडेट होना चाहिए ताकि सारे बच्चे उसका उपयोग कर सकें। प्रत्येक बच्चे के कान के लिए व्यक्तिगत नियंत्रक उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि जो हेडफोन में आवाज़ आ रही है एम्पलीफायर से, उसको तेज धीमा करने के लिए बच्चे के लिए अलग अलग, हर बच्चे पे अलग अलग उसका स्विच बोर्ड होना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षक की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उसी प्रकार अन्य छात्रों की ध्वनि भी सुनाई देनी चाहिए। कक्षा स्वयं की वाणी को मॉनिटरिंग करना संभव होना चाहिए। कक्षा में शोरगुल के प्रभावों को कम करना चाहिए। इसको चलाना और रखरखाव करना सरल होना चाहिए। कक्षा श्रवण विस्तार प्रणाली निम्न प्रकार की होती है, जिससे कि हमने इसकी पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसमें हार्डवेयर सिस्टम, लूप इंडक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, FM प्रणाली। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हार्डवेयर प्रणाली पर। कक्षा कक्ष श्रवण विस्तार प्रणाली के इतिहास में सर्वप्रथम हार्डवेयर प्रणाली को ही विकसित किया गया था।
इसे समूह श्रवण यंत्र भी कहा जाता है, यानी ग्रुप हीयरिंग एड कहा जाता है। इसमें एक हेडफोन का सेट और एक माइक्रोफोन तथा एक एम्पलीफायर होता है। इस विस्तारक प्रणाली को कक्षा में छात्रों के टेबल पर स्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। प्रायः हार्डवेयर प्रणाली का उपयोग 6 से 8 बच्चों को एक समय में पढ़ाने के लिए होता है। उन्हें कक्षा में अर्धवृत्ताकार बैठाया जाता है। अर्धवृत्ताकार मीन्स ऐसे। इस विस्तारण प्रणाली में छात्र एवं शिक्षक को एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। इस विस्तारण प्रणाली में शिक्षक के लिए एक माइक्रोफोन होता है, जिसे शिक्षक के टेबल पर फिट किया जाता है या छत से लटकाया जाता है अथवा शिक्षक अपने गले में पहनता है। इस उपकरण का प्रयोग करने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए भी माइक्रोफोन की व्यवस्था होती है। प्रत्येक छात्र के डेस्क पर एक नियंत्रक बॉक्स होता है, जिसमें दाएं और बाएं हेडफोन के लिए अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोलर होता है। प्रत्येक छात्र के लिए हेडफोन का एक सेट होता है। शिक्षक माइक्रोफोन ध्वनि संकेतक को कैच करता है तथा उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। इस संकेतक प्रवर्धक तक इसको भेजता है और उसे बढ़ाता है एवं छात्रों के नियंत्रक बॉक्स में कंट्रोल बॉक्स में भेजता है, जहां बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक कान के लिए विस्तारण को व्यवस्थित कर सकता है। उसके पश्चात हेडफोन में लगे रिसीवर के द्वारा बढ़ी हुई विद्युत संकेतक को पुनः ध्वनि संकेतक में परिवर्तित किया जाता है और उसे कान तक पहुंचाया जाता है। एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर सिस्टम। हार्डवेयर प्रणाली के लाभ। इस प्रणाली के द्वारा सिग्नल की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार ध्वनि प्रदान की जाती है। इसमें आवाज़ संकेतक के माध्यम से काफ़ी अच्छी होती है, मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एक ही समय में एक साथ कई बच्चों को कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। इसमें वक्रता डिस्टॉर्शन कम रहता है। इसकी हानियाँ क्या हैं या सीमाएँ क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ हार्डवेयर सिस्टम। यदि माइक्रोफोन को शिक्षक के टेबल पर फिक्स किया जाए या छत से लटकाया जाए तो उस स्थिति में स्पीकर से उसकी दूरी होने के कारण ध्वनि संकेतक की मात्रा कमज़ोर हो जाती है। इसलिए माइक्रोफोन को शिक्षक के गले में लगाना उपयुक्त है। शिक्षक और छात्र तार जुड़े होने के कारण उनकी गतिशीलता यानी मूवमेंट बाधित हो जाती है। आकार के कारण सहजता से ले जाने में समस्या होती है। हेडफोन लगाए रखने से छात्रों में असुविधा महसूस की जा सकती है। इसका उपयोग सिर्फ क्लासरूम में ही किया जा सकता है। इसका उपयोग जैसे कि यहाँ बताया गया, इसका उपयोग सिर्फ क्लासरूम में कराया जाता है, क्योंकि एक फिक्स टाइप का हीयरिंग एड सिस्टम है, ग्रुप हीयरिंग एड सिस्टम है। इसमें 7 से 8 बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है। सभी के पास हेडफोन होता है, स्विच कंट्रोल बोर्ड होता है, जिससे वो ध्वनि प्रबलता को यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा हुआ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है लूप इंडक्शन प्रणाली। लूप इंडक्शन प्रणाली उच्च गुणवत्ता विस्तारण को प्राप्त करने के साथ साथ कक्षा में छात्र और शिक्षक की गतिशीलता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत पूरी कक्षा में दीवारों पर तार का एक लूप लगाया जाता है। एम्पलीफायर से बढ़ी हुई विद्युत संकेतक कक्षा में पहली लूप कॉइल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर में परिवर्तित की जाती है। कक्षा में प्रत्येक छात्र व्यक्ति का श्रवण यंत्र लगाए होते हैं, जिसे टी यानी टेलीकॉइल या एमटी माइक्रोफोन टेलीकॉइल स्थिति पे रखा जाता है। कक्षा में लूप के अंदर उपस्थित बच्चे का श्रवण यंत्र में स्थित इंडक्शन कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को कैच करता है और फिर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनपुट को इंडक्शन कॉइल के द्वारा विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसे एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ी हुई विद्युतीय संकेतक को रिसीवर के पास भेज दिया जाता है, जहां पर रिसीवर बढ़ी हुई विद्युतीय संकेतक को ध्वनि संकेतक में परिवर्तित कर कान तक पहुंचाता है। इस प्रणाली में यदि श्रवण यंत्र को टी की स्थिति पे रखा जाए
तो उस समय छात्र बाह्य माइक्रोफोन कट आउट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र स्वयं की आवाज़ सुनने से बाध्य हो जाता है। इसलिए लूप इंडक्शन प्रणाली में एमटी का स्थापन का उपयोग यानी माइक्रोफोन टेलीकॉइल का उपयोग किया जाता है, जिससे श्रवण यंत्र की टेलीकॉइल और माइक्रोफोन दोनों क्रियाशील रहते हैं। इसके लाभ, किसके? हार्डवेयर लूप इंडक्शन सिस्टम के लाभ। इसमें शिक्षक तथा छात्र की गतिशीलता संभव है, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। इस प्रणाली में आवाज़ संकेतक का अनुपात अच्छा होता है। इस प्रणाली में छात्र अपना स्वयं का श्रवण यंत्र उपयोग करता है। अन्य विस्तारक उपाय की तुलना में कम खर्चीला होता है। इसलिए लिमिटेशंस ऑफ लूप इंडिकेशन, सीमाएं क्या हैं? इस पद्धति में स्पीच ओवर की संभावना अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाणी संकेतक मिश्रित हो जाती है, जिससे बच्चों को समझने में समस्या आती है। यदि पास की कक्षाओं में 2 पद्धति चल रहे हैं तो स्पीच ओवर हो सकता है। एक कक्षा की आवाज़ दूसरी कक्षा में सुनाई देने लगती है, यानी ओवरलैपिंग होने लगती है, जिसको अकॉस्टिक फीडबैक भी कहते हैं। लूप इंडक्शन वाले कमरे में सभी जगह विद्युतीय चुंबक संकेतक समान नहीं होते तथा सिग्नल की घटोतरी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। चुंबकीय संकेतक की क्षमता दूरी बढ़ने से घट जाती है। यदि श्रवण यंत्र टी की स्थिति पर रखा जाए तो 2 विद्यार्थियों के बीच में संप्रेषण नहीं हो पाता। इसका समाधान ये है कि श्रवण यंत्र को एमटी यानी माइक्रोफोन टेलीकॉइल की स्थिति में रखा जाए। तो ये था लूप इंडक्शन सिस्टम। अब जानते हैं इंफ्रारेड सिस्टम के बारे में। इंफ्रारेड प्रणाली ध्वनि को प्रकाश तरंग के रूप में संचालित करती है। ये प्रकाश तरंग मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं होती है एवं इसे सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। विशेष ट्रांसमीटर के द्वारा आवाज़ को पिकअप कर सिग्नल को अदृश्य प्रकाश तरंग के रूप में लिसनर यानी सुनने वाले के पास भेज दिया जाता है। सुनने वाले के पास व्यक्तिगत तार रहित रिसीवर होता है। इस रिसीवर में फोटो डिटेक्टर डायोड होता है, जो इंफ्रारेड सिग्नल को कैच करता है तथा उसे आवाज़ में परिवर्तित कर देता है। सुनने वाला रिसीवर को अपने श्रवण यंत्र के साथ प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसे टी की स्थिति पर रखना होगा यानी टेलीकॉइल की स्थिति पर रखना होगा तथा एक एडाप्टर लगाना होगा। इसके लाभ, पास के कमरे में हस्तक्षेप नहीं होता है। आवृत्ति परिवर्तन के द्वारा भी बाधा नहीं होती है। इसके साथ में श्रवण यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। आवाज़ संकेतक का अनुपात अच्छा होता है। बैठने की कोई बाध्यता नहीं होती है। ये नहीं है कि फिक्स है तो आपको यहाँ बैठना है तो आपको यहीं बैठना है, यहीं पे हेडफोन लगाना है, यहीं पे स्विच बोर्ड से कंट्रोल करना है। आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसकी हानियाँ होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है, मतलब बहुत महंगा आता है, इसलिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसका प्रयोग खुले वातावरण में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रकाश तरंगें चलती हैं और सूर्य की प्रकाश तरंगों से मिलने के बाद ये प्रभावित हो सकता है और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अवरक्त प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है। यदि बीच में कोई रुकावट आ गई तो ये रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए कक्षा अवरोध मुक्त होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई बाधा कक्षा में नहीं होनी चाहिए। और अब हमारा अंतिम है एफएम सिस्टम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम। एफएम नाम से तो सभी परिचित होंगे। हम लोगों ने रेडियो जगत में एफएम पे कई बार संगीत व अन्य चीज़ें सुनी होंगी। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट पे काम करता है। इसी पद्धति पे ये जो ग्रुप हीयरिंग एड है एफएम सिस्टम, ये काम करता है। एफएम शब्द का उपयोग सिग्नल के रेडियो प्रसारण के लिए किया जाता है, जिसमें ध्वनि तरंगों को विद्युतीय संकेतक में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्रेषक के द्वारा एक एफएम संकेतक में परिवर्तित कर रिसीवर को भेज दिया जाता है। आवृत्ति को घटाने बढ़ाने की पद्धति में 2 यूनिट होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। एफएम प्रणाली
रेडियो की तरह एक सिग्नल आवृत्ति पर एफएम सिग्नल को संचारित करता है तथा रिसीवर संचारित करता है एवं रिसीव करता है। शिक्षक को एक बिना कॉर्ड रहित माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर पहने रहता है जो कि ध्वनिक संकेतक को रेडियो तरंग में बदलकर वातावरण में प्रसारित कर देता है। छात्र एफएम रिसीवर पहने रहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी को टीचर द्वारा पहने गए माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। आवृत्ति को कोऑर्डिनेट करते ही वो वातावरण से रेडियो सिग्नल को कैच कर लेता है और पुनः उसे साउंड एनर्जी में बदल देता है। इसमें स्पीकर और लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाला को जोड़ने के लिए कोई तार नहीं होते हैं। एफएम प्रणाली की प्रसारण सीमा 30 फीट से 200 फीट है। इसमें स्पीकर, ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन को अपने कपड़ों पर मध्य रेखा पर लगाना होता है, परंतु मुंह से माइक्रोफोन की दूरी 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। एफएम प्रणाली के लाभ। छात्र एवं शिक्षक की गतिशीलता संभव है। इसमें संकेतक स्तर पर लगातार कायम रहता है। ये व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के अनुरूप होता है। ये कक्षा में अलग अलग फ्रीक्वेंसी मोड का उपयोग प्रसारण के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पिल ओवर यानी ऑटिस्टिक फीडबैक की समस्या कम हो सकती है। ये लाने व ले जाने में सुविधाजनक होता है। बिजली स्रोत के लिए दोबारा दोष लगाना या योग बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। इसे लगाना बहुत ही आसान या सरल होता है। एफएम प्रणाली की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट सिस्टम सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ये उपकरण काफ़ी महंगा है। समान आवृत्ति पर यदि किसी रेडियो का प्रसारण आ रहा है तो उससे बाधा आ सकती है। यदि हमने अपने फ्रीक्वेंसी मोड को मान लीजिए 88.9 पर सेट कर दिया, लेकिन अगला कोई प्रोग्राम भी इसी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है तो फिर उसमें बाधा उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। प्रसारण क्षेत्र की सीमा ट्रांसमीटर की क्षमता पर निर्भर करती है। आपका ट्रांसमीटर कितना स्ट्रांग है इस बात पर निर्भर करती है। जितना ट्रांसमीटर स्ट्रांग होगा आवाज़ उतनी दूर तक कैच की जा सकती है। तो अब कुछ क्वेश्चन ये थे हमारे हार्डवेयर सिस्टम, लुमिनेशन सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम और एफएम सिस्टम। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न बता देता हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कक्षा श्रवण विस्तार प्रणाली से आप क्या समझते हैं, कक्षा श्रवण विस्तार प्रणाली कौन कौन सी हैं, हार्डवेयर और एफएम प्रणाली के बीच अंतर स्पष्ट करिए, लूप इंडक्शन प्रणाली को संक्षिप्त में लिखिए। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे हम ईयर मोल्ड यानी कण सांचा के बारे में चर्चा करेंगे। ईयर मोल्ड क्या होता है, इसके क्या काम हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानि है, इसको कैसे तैयार किया जाता है और इसके लिए क्या क्या तैयार करने के लिए कौन कौन सी तैयारियों की या मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखाए हैं इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे कक्षा श्रवण विस्तार प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो ऐसी प्रणाली जो एक साथ कई बच्चों को ग्रुप में उच्च ध्वनि प्रबलता के साथ जिस पे एक साथ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। कक्षा विस्तार प्रणाली कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी, तो इसमें ग्रुप हियरिंग एड, लूप इंडक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम एंड एफएम सिस्टम। हार्डवेयर और एफएम प्रणाली में क्या अंतर है, हार्डवेयर प्रणाली फिक्स होती है और एफएम प्रणाली एक जगह फिक्स नहीं होती है। हार्डवेयर प्रणाली को एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन एफएम प्रणाली को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है। इस तरह और भी कहते हैं बहुत सारे हैं जो आप लोग कहते हैं जब हमारा वीडियो देखेंगे तो उससे आराम से समझ सकते हैं। लूप इंडक्शन प्रणाली को संक्षिप्त में लिखिए। इसमें एक कक्षा में तारों का लूप बना दिया जाता है और हीयरिंग एड के द्वारा एमटी पे सेट करके आवाज़ को सुना जा सकता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी आप लोगों से। तब तक खुश रहिए, मौज करिए। धन्यवाद।